दोस्तों इस टाइम अमेरिकी ट्रूप्स ईरान के खर्ग आइलैंड पर उतर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बड़बोले डोनाल्ड भाई ने भी फाइनली ये मान लिया है कि उनको ईरान का तेल चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जरा इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ईरान की वॉर हुई क्यों। ईरान और अमेरिका इसराइल की वॉर पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन असली रीजन के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। इस वीडियो में पता चलेगा, शुरू करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी के राजा मिडास जिस चीज को छूते थे वो सोना बन जाती थी। लेकिन अमेरिका के साथ ये मामला उल्टा है। अमेरिका जिस कंपनी या जिस देश में अपनी मिलिट्री इंटरेस्ट के लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करती है वो डूब जाती है या खुद भस्मासुर बन जाती है, जो बाद में उसी को जलाने लगती है। शुरुआत इसकी पता कब होती है? 1979 से, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब अमेरिका ने वहां के रिबेलियंस ग्रुप्स को सपोर्ट देना शुरू किया। इसी दौरान तालिबान नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप का राइज हुआ। अमेरिका ने तालिबान को भारी तादाद में पैसा और एडवांस हथियार जैसे AK-47 अवेलेबल कराया, जबकि उन्हें जमीन पर ट्रेनिंग देने का काम पता है किसने किया? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने। 1988 तक जब सोवियत की सेना वापस चली गई, तब यही तालिबान अमेरिका का दुश्मन बन गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि अमेरिका सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहा है। इसके बाद अलकायदा और ओसामा बिन लादेन का राइज होता है, जहां 1988 के आसपास अलकायदा का गठन हुआ, जिसका चीफ लादेन बना। लादेन और उसके मुजाहिदीन को भी शुरुआत में अमेरिका का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला। जिस पावर को अमेरिका ने खड़ा किया, उसी ने फाइनली 9/11 जैसे भयानक हमले को अंजाम देकर पूरी दुनिया को हिलाया। अब इसके बाद ईरान पर आते हैं। आज सऊदी अरब के प्रिंस का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो दावा करते हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए $150 बिलियन दिए थे। ईरान ने इस पैसे का इस्तेमाल विकास की बजाय मिसाइलें, बंकर और मिलिट्री पावर बढ़ाने में किया। आज वही ईरान अमेरिका के दिए हुए रिसोर्सेज और पैसे के दम पर उसी के खिलाफ खड़ा है। कहते हैं एनार्की एक सीढ़ी है, यानी chaos इज अ लैडर, और आज इसको दुनिया में खड़े करने के पीछे अमेरिका है। दुनिया में अमेरिका के लिए एनार्की ही असली ट्रेड है। सऊदी प्रिंस का ये दावा इसी बात को सिद्ध करता है, जहां बताया जा रहा है कि IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने उस पैसे से एक भी सड़क नहीं बनाई। इसके बजाय उस फंड का इस्तेमाल मिसाइलें और ड्रोन बनाने और हमास, अंसार अल्लाह, हुती और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को हथियार देने में काम लगाया। इसी पैसे के दम पर ईरान आज अलकायदा के नेताओं और ओसामा बिन लादेन के बेटों को भी सेफ पनाह दे रहा है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो न्यू और लिबरल चेहरे थे, जैसे हिलरी क्लिंटन, नुलैंड और समांथा पावर, एक ही टारगेट था इन लोगों का, मिडिल ईस्ट को इंस्टेबल रखा जाए, ईरान को एक बफर की तरह इस्तेमाल करना, ताकि गल्फ देश और इजराइल इतनी प्रॉस्पेरिटी और ताकत न जुटा पाएं कि वो अमेरिका के यूनिपोलर ग्लोबल सिस्टम को चुनौती दे पाएं। इसके तहत इस साल 2011 में अरब स्प्रिंग कोई अचानक हुई क्रांति नहीं, बल्कि एक प्री प्लान तरीका था, जहां एक ऐसा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा करने का काम हुआ जो यूरोप को हिला दे। आज यूरोप जिस फाइनेंशियल और सोशल उथल पुथल और इरिवर्सिबल डेमोग्राफिक चेन से जूझ रहा है, उसकी नींव वहीं रखी गई थी। जो खेल यूक्रेन में खेला गया, वही कोशिश कजाकिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया और पोलैंड में भी हुई। USAID जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल करके इन देशों में इंस्टेबिलिटी पैदा करना, ताकि नियो लिबरल एजेंडा सेफ रहे। इसका सबसे बड़ा और वाहियात नमूना है पाकिस्तान। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते को अक्सर एक अनहैप्पी मैरिज की तरह देखा जाता है, जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत तो थी, लेकिन भरोसे का नामो निशान नहीं था। पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से अपनी जियोपॉलिटिक्स का फायदा उठाया और अमेरिका को दशकों तक डबल गेम में उलझाए रखा। इसकी शुरुआत पता है कब हुई? 50s से, जब पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर का दामन सोवियत संघ जैसी दूसरी सुपर पावर के खिलाफ थामा था, जो भारत की तरफ झुकाव रखता था। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही खुद को कम्युनिज्म के खिलाफ एक ढाल के रूप में पेश किया। 54-55 तक पाकिस्तान SEATO, सीटो और सेंटो जैसी मिलिट्री कोalition में शामिल हो। अमेरिका ने इसे सोवियत संघ के खिलाफ अड्डा माना, जबकि पाकिस्तान का असली मकसद भारत के खिलाफ हथियार और पैसे जुटाना था। 1979 से 89, 10 साल के दौरान अफगान सोवियत वॉर हुई, और फिर ये पाकिस्तान की जैकपॉट की घड़ी भी थी। अमेरिका को अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालना था। पाकिस्तान की ISI बिचौलिया बनी। अमेरिका ने अरबों डॉलर और स्टिंगर मिसाइलें भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ मिलिटेंसी को बढ़ावा देने और अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बचा लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी कि परमाणु हथियार न बनाए और प्रेसलर अमेंडमेंट का पालन करें। पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ पीसफुल रिसर्च कर रहे हैं। रियलिटी में अमेरिका ने मुजाहिदीन की मदद के बदले पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम से अपनी आंखें मूंद ली। जब 90 में अमेरिका ने फाइनली मदद रोकी, तब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एफिशिएंट हो चुका था। 9/11 और वॉर ऑन टेरर का दोहरा खेल 2001 से 21 के बीच पाकिस्तान लगातार खेलता आया है। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का सबसे कामयाब लेकिन कंट्रोवर्शियल दौर था। 2001 में मुशर्रफ अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ वॉर में शामिल तो हुए, दुनिया को दिखाया कि वो अलकायदा के खिलाफ है, लेकिन पर्दे के पीछे तालिबान को सुरक्षित ठिकाने दिए गए। 2001 से 11 के बीच अमेरिका ने $33 बिलियन से ज्यादा की मदद पाकिस्तान में की, जहां कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर यह नाटक चलता रहा। पाकिस्तान ने इस पैसे का यूज आतंकवाद खत्म करने के बजाय अपनी भारतीय सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ाने में किया। 2011 में एबटाबाद रेड में पाकिस्तान की असली पोल खुली। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास पकड़े गए। अमेरिका को बिना बताए ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि उन्हें शक था कि पाकिस्तान लादेन को टिप दे देगा। पाकिस्तान ने खतरनाक थ्योरी बनाई, बैट तालिबान TTP
टीटीपी जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तान ने सेना भेजी। गुड तालिबान हक्कानी नेटवर्क जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते हैं। इन्हें आईएसआई ने पनाह और ट्रेनिंग दोनों दी। अमेरिका सालों तक पाकिस्तान को डू मोर कहता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी हक्कानी नेटवर्क पर डिसाइसिव एक्शन लिया ही नहीं, क्योंकि वे उन्हें अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने का जरिया मानते थे। किसका इन्फ्लुएंस? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान ने अमेरिका का बेवकूफ़ कैसे बनाया वो भी देख लीजिए। सबसे पहले वो ज्योग्राफिकल मजबूरी, जहां अफगानिस्तान में सप्लाईज भेजने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के रास्तों की जरूरत है। पाकिस्तान ने इस सप्लाई लाइन को बार बार बंद करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद परमाणु ब्लैकमेल, जहां पाकिस्तान ने यह डर फैलाया कि अगर अमेरिका ने मदद बंद की और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढही तो उसके परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लग सकते। तीसरा था खुफिया जानकारी का खेल। पाकिस्तान के आईएसआई आतंकियों की छोटी मोटी जानकारी अमेरिका को वो लोग देते रहते थे ताकि अमेरिका खुश रहे, जबकि बड़े लीडरों को बचा कर रखती थी। इस तरह इस देश ने यानी पाकिस्तान ने अमेरिका का सालों तक काटा है। क्या? जेब। अब सवाल यह कि भारत ने कैसे इस दौर में खुद को मजबूत बनाया। अमेरिका जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने वाले भस्मासुर बनाना क्या अमेरिका की मजबूरी है या फितरत? ये तो लोग ही बताएं। दरअसल दशक दर दशक अमेरिका की पॉलिसी यही रही है कि वो किसी एक सत्ता के खिलाफ दूसरी सत्ता को खड़ा करता है। एट प्रेजेंट अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे सपोर्ट को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका द्वारा सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट ताकतें अंत में पलटकर पूरी दुनिया को नुकसान ही पहुंचाती। अब कल हमने आपको बताया था कि कैसे ईरान अपने एआई वीडियोस के माध्यम से मजाक उड़ा रहा है अमेरिका का। ये कैपेसिटी ईरान के पास कैसे आई? आज ईरान केवल हथियारों से नहीं बल्कि एआई वीडियो और मीम्स के जरिए भी सोशल मीडिया नैरेटिव जीत रहा है। अमेरिका एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब पर्दे के पीछे चाहता है कि ईरान पर अमेरिका का हमला जारी रहे ताकि मिडिल ईस्ट में रिजीम चेंज हो और ये रीजन यूरोप की तरह विकसित हो सके। लेकिन ईरान को मिले $150 बिलियन ये बताते हैं कि अमेरिका की ही खड़ी की गई दिक्कत है। 79 में सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन चलाया था। अरबों डॉलर की फंडिंग और स्टिंगर मिसाइलें जैसे घातक हथियार दिए थे। अमेरिका ने खुद ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई और सऊदी अरब के जरिए एक्सट्रीमिस्ट मुजाहिदीनों को पाला पोसा गया। लेकिन जब 89 में सोवियत चले गए तो अमेरिका ने अफगानिस्तान को सिविल वॉर और अनार्की के हवाले छोड़ दिया। इसी अनार्की ने 1994 में तालिबान का जन्म दिया। ईरान के अंदर भी वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेल निकालने की उसकी जिद और लालच उनको कई मोर्चों पर फंसाए हुए। अगर अमेरिका इस पूरे वॉर में ऑल आउट उतरता है यानी पूरी शक्ति के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि वॉर जीत भी जाए, लेकिन वो सिर्फ ईरान की जमीन का वो जला हुआ टुकड़ा पाएगा जहां ईरान पहले से ही अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर चुका होगा। ईरान एक फिदायीन देश की तरह काम कर रहा है। अगर वो लड़ते लड़ते खत्म भी होगा तो भी वो पूरी तरह से खुद के रिसोर्सेज को अमेरिका के हाथ आने नहीं देगा। अमेरिका को इसी बात से दिक्कत है। बाकी दोस्तों खबर यही आ रही है कि अमेरिका ने अपने 50,000 सैनिकों को लगाया है और ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन शायद अमेरिका ये भूल रहा है कि ईरान का भूगोल, ईरान की ज्योग्राफी अलग है। इराक से वो 4 गुना बड़ा है। उसके लड़ाके जो एक एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 5 लाख उनके सैनिक हैं जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। यानी 50,000 लोगों को आप 5 लाख लोगों से लड़ने के लिए भेज लो। प्लस एक ऐसी ज्योग्राफी, एक ऐसे भूगोल में जहाँ पर पता नहीं कि ज़मीन के नीचे क्या क्या उन्होंने संभाल के रखा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल से कि आओ हम आपका इंतजार ही कर रहे हैं, 20 साल से हम तैयारी इसी चीज़ के लिए कर रहे थे, इसी दिन के लिए कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको इन 50,000 लोगों से और इनको सैनिकों को ज़मीन पर उतारने से ईरान को डर लगेगा या ईरान पूरा फाइट बैक देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अलग अलग शहरों में भारी प्रदर्शन हो रहा है और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ज़बरदस्ती अपने आप को इस वॉर में ढकेला है और इस वजह से हम लोगों की अर्थव्यवस्था यानी इकॉनमी खराब है। तो वहाँ के लोग तो भैया ट्रंप के खिलाफ लग रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे दिख रहा है। पर ओवरऑल देखा जाए तो ईरान नैरेटिव वॉर भी जीत रहा है और इस वॉर को भी जीतने की कगार पर है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपके अंदर भी एक एक्सपर्ट होता है दोस्तों। आप अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करिएगा, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। जय हिंद।